पहला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनाई गई थी। यहाँ पर जवाब देना है कि जो हड़प्पा सभ्यता में एक नर्तकी की मूर्ति मिली थी, ये किस धातु की बनी थी। आप कहेंगे सर ये कांस्य धातु की थी, और कांस्य धातु जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, कांस्य धातु की। दोस्तों याद रखिएगा, देखा जाए तो ये आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। लगभग देखा जाए तो आपकी 2500 वर्ष ईस्वी पूर्व में ये आपकी बनाई गई थी। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। बताइएगा, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। 2 को ऑप्शन देना है। तो आप कहेंगे गौतम बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए हैं वो आपकी पाली भाषा में दिए हैं, और पाली भाषा जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। और दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन में पास हुआ था। बताइएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन में पास हुआ था। 3 का ऑप्शन देना है। तो 3 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, अबुल कलाम आजाद। क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, अबुल कलाम आजाद, जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका बी नंबर है। जवाब आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कब से कब तक शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने कब से कब तक शासन किया था। यहाँ पर 4 का ऑप्शन देना है, और 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो बैठा था 322 ईस्वी पूर्व से लेके 298 ईस्वी पूर्व, मतलब ऑप्शन जो आपका आ गया है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, अगर हम आपसे पूछे कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो आप कहेंगे सर चंद्रगुप्त जो आपका मौर्य था वो आपका इस वंश का क्या था? संस्थापक था, है ना। और यहाँ पर दोस्तों इनके जो अमात्य थे, मतलब देखा जाए चंद्रगुप्त मौर्य के अमात्य मतलब जो गुरु वो आपके कौन थे? तो आप कहेंगे सर चाणक्य थे। कौन है? चाणक्य हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है। बताइएगा कि जो वंदे मातरम गीत है ये किस पुस्तक से लिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन को राइट करना है। तो वंदे मातरम जो लिया गया है आप कहेंगे सर आनंद मठ से लिया गया है, और आनंद मठ कहाँ पर है? ऑप्शन आपका बी दिया गया है ना। जो आपके 1875 में, याद रखिएगा कि वंदे मातरम 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित आनंद मठ से लिया गया था। तो इसका जो ऑप्शन आ गया है बी नंबर है, सबका जवाब बिल्कुल सही आया है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहेब और बेगम हजरत महल भागकर कहाँ चले गए थे। बताइएगा कि भैया देखिए यहाँ पर 1857 के विद्रोह के समय जो नाना साहब थे और बेगम हजरत महल हैं ये भागकर कहाँ चले गए थे। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 6 का जवाब देना है। अब देखिए इस क्वेश्चन का भी जवाब यहाँ पर देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही देंगे, है ना, क्योंकि बहुत लोग तो ऐसे होंगे जो भी तुक्का मार के चले जाएंगे फटासन फट। चलिए और देखिए 6 नंबर का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, क्या भाई बोलेंगे? नेपाल। बिल्कुल सही है, हमने सोचा आप लोगों गलत कर दोगे, बिल्कुल सही है, नेपाल इसका आंसर राइट हो जाएगा। याद रखिए नाना साहब और जो आपकी बेगम हजरत महल हैं ये कहाँ पर? तो आपके दोस्तों याद रखिए नेपाल चली गई थी, नेपाल, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर वसूला था। बताएगा कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर वसूलता था। यहाँ पर 7 को ऑप्शन देना है। दोस्तों यहाँ पर याद रखिए ये जो आपका हक ए सर्ब है ये क्या है? सिंचाई कर है। हमने आपको बताया था कि सिंचाई जब ही होगा जब आपकी व्यवस्थाएं होगी। भाई आप किसी की खेती को अगर सींच रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास सुविधा होगी, और सुविधा के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या किया था? इसने नहरों का जाल बिछवा दिया, मतलब हर जगह नहरें खुदवा दिया था, और जब नहरें खुदवाएगा तो भैया कुछ ना कुछ टैक्स तो लेगा ही लेगा। तो ये है कौन? आपका फिरोज शाह तुगलक था। दोस्तों याद रखिए फिरोज शाह तुगलक की जो नीतियाँ थी काफ़ी अच्छी थी। सर्वाधिक संख्या में यहाँ पर देखा जाए तो गुलामों की इनके शासनकाल में सबसे ज़्यादा गुलाम भी थे। ब्राह्मणों में सबसे ज़्यादा पहले जजिया कर देखा जाए, ब्राह्मणों से जजिया कर जो सबसे पहले लिया था वो आपकी फिरोज शाह तुगलक ने ही लिया था। सिंचाई कर में भी इन्होंने टैक्स लगा दिया था। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि 1824 ईस्वी में सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए समुद्र मार्ग से कहाँ जाने से इनकार कर दिया था। अब आप ये बताइए कि 1824 ईस्वी में सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए समुद्र मार्ग से कहाँ जाने से इनकार कर दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा बर्मा। क्या हो जाएगा? बर्मा, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि 1824 में क्या हुआ था? भारतीय सिपाहियों ने समुद्र पार के युद्ध करने से मना कर दिया, क्योंकि भारतीयों की मान्यता यह है कि समुद्र यात्रा करना उनके धर्म विरुद्ध है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी।
बताइएगा कि सारागढ़ी की जो लड़ाई लड़ी गई वो किस वर्ष लड़ी गई थी। यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका ऑप्शन जो बनेगा ये राइट हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर 1897 में लड़ी गई थी। और ये जो आपके भारतीय ब्रिटिश सेना थी और अफगान, है ना, अफगान के बीच आपकी लड़ी गई थी। उस समय एक अफगान था और राज्य उसके बीच आपकी लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, किसे जाना जाता है, यहाँ पर ऑप्शन को लॉक करना है। 10 का ऑप्शन देखना है, आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए साथियों, जवाब देते हुए चलेंगे और वीडियो को भी लाइक शेयर करते हुए चलेंगे जितने लोग पहली बार जुड़े हैं, है ना। तो जितने लोग पहली बार जुड़े हैं वो लोग जय हिंद जरूर किया, है ना। और यहाँ पर साथियों शेयर करते रहिए अपने दोस्तों को भी। चलिए देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आ गया है जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919। याद रखिए, भारत शासन अधिनियम जो 1919 है ये आपका देखा जाए तो भारत में मॉन्टेग्यू और वायसराय चेम्सफोर्ड के समय ये पास हुआ था दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है। चलिए जय हिंद भैया, जय हिंद सभी को, जय हिंद। देखो दिया है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है। तट रेखा दिया है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा गुजरात। और ये क्वेश्चन आपका हमेशा से पूछा जा रहा है कि भैया जो गुजरात है, गुजरात की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद आपके आंध्र प्रदेश की आती है। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्री सीमा से लगे हुए हैं, तो आप कहेंगे 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्री सीमा से आपके लगे हुए हैं। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है। जो चंदन का पेड़ होता है ये किस प्रकार के वनों में उगता है दोस्तों, बताइएगा। तो भाई चंदन का पेड़ जो होता है एक ऐसा होता है पर्णपाती होता है। कैसा होता है, पर्णपाती होता है। और ये उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय पर्णपाती में होता है, मतलब ऑप्शन पहला वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इन्हें मानसून वन भी कहते हैं, ठीक है। जो आपके चंदन का पेड़ होता है इसे मानसून वन भी कहा जाता है। और ऐसे वनों में वर्षा जो होती है 70 से 200 सेंटीमीटर तक आपकी हो सकती है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में से कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो आपका है इनमें से कौन सा है, तो आप कहेंगे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ पर है अमेजन डेल्टा, इरावती डेल्टा, राइन मुस डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। देखिए यहाँ पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। चलिए खुश रहिए। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर जो जवाब देंगे काफ़ी लोग इसका थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफरेंट आंसर आ रहा है। देखिए इसका ऑप्शन आपका डी बनेगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। याद रखिएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है ना, ये सबसे बड़ा डेल्टा है और ये त्रिभुजाकार में है। सुंदरबन डेल्टा इसे कहा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य इनमें से कौन सा है। जो हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य इनमें से है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आंसर देना है। आप कहेंगे सर हीरे का जो उत्पादन करता है ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश कहाँ पर है, ऑप्शन देखिए डी नंबर है। मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है ना, जिसके पन्ना जिले में एक जिला पड़ता है पन्ना जिला, वहाँ पर हीरे का बहुतायत मात्रा में उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मधेसी जनजाति भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित है। मधेसी जनजाति दोस्तों याद रखिएगा, भारत और उसका पड़ोसी देश है नेपाल। कौन है, नेपाल के बीच आपकी है जो आपकी मधेसी जनजाति है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूर्ण रूप इनमें से क्या है। मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा गया। इसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पर हाई यील्डिंग वैराइटीज प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है ना। और देखा जाए भारत में जो जनक माना जाता है, भारत में हरित क्रांति के जनक, वो आपके स्वामीनाथन को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। वेरी IMP क्वेश्चन आपका दिया गया। आप देख सकते हैं कि आपके बैंक से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर बैंक वाला क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ के जाना है। वैसे हम आपको पढ़ा भी रहे हैं, थ्योरी की क्लासें भी आपको मिलेंगी तो उससे भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण किया गया ये कब किया गया था। आप कहेंगे सर यहाँ पर राष्ट्रीयकरण की बात हुई है और राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 1 जुलाई 1955। क्या हो जाएगा, 1 जुलाई 1955 को, क्योंकि भारत का जो सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक है वो SBI की उत्पत्ति जो आज नहीं बहुत पहले हुई थी, ये हुई थी 1806 में, बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से। लेकिन बाद में इसमें नाम परिवर्तन हुआ, है ना। 1921 में इंपीरियल बैंक हुआ। इंपीरियल बैंक के बाद फिर इसके देखा जाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ 1955 में। तो ये नाम कई बार परिवर्तन होता हुआ यहाँ पर आया, फाइनली आपका ये रख दिया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन हो चुका है।
बताइएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय रुपए का कितनी बार, तो आप कहेंगे सर 3 बार अवमूल्यन हो चुका है। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, 3 बार अवमूल्यन हो चुका है दोस्तों, याद रखिएगा 1949, 66 फिर आपका 91 में। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 12वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों के लिए कितने प्रतिशत की राशि संस्तुति यहाँ पर किया था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 19 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, याद रखिएगा 30.05% ये आपकी देखा जाए तो सिफारिश किया था। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है भारत में वैट जो आपका लागू हुआ ये कब से लागू हुआ था। भारत में वैट जो आपका लागू हुआ ये कब से लागू हुआ था, इसका आंसर क्या होगा। चलिए जवाब देना है 20 नंबर में। यहाँ पर 28 मार्च 2004 में, या 1 अप्रैल 2004 या 1 अप्रैल 2005। आप कहेंगे सर 1 अप्रैल 2005 से लागू हुआ था। यहाँ पर जो आंसर आपका है सी नंबर है, ये आपका राइट हो जाएगा 1 अप्रैल 2005 से। और वेट जो आपका है एक अप्रत्यक्ष कर है दोस्तों, याद रखिए अप्रत्यक्ष कर। इसे भारत में जो पेश किया गया था वो 1986 में पेश किया गया था, है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। हमने आपको बताया है हमेशा से कि भैया यहाँ पर जो भारतीय संविधान है तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। तो भैया 21 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन राइट हो जाए ए नंबर है, याद रखिएगा संविधान सभा द्वारा, किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा यहाँ पर अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद से सुमेलित आपकी है। यहाँ पर सुमेलित आपसे पूछा गया है, सुमेलित पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सुमेलित जो आपका है इनमें से कौन है। 22 नंबर में देखिए पहला पॉइंट कह रहा है भारत को जो सर्वोच्च न्यायालय है वो 318 में है क्या। क्यों भैया 318 में है क्या, आप कहेंगे नहीं सर 124 में है। किस में है, 124 में है। अगर पूछे भारत का निर्वाचन आयोग पूछे तो भारत का निर्वाचन आयोग 324 में है, मतलब बी नंबर आपका बिल्कुल सही दिया गया है। यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग जो आपका है वो 315 से लेके 323 तक आपके होते हैं, इसका मतलब ये भी गलत दिया गया है। महाधिवक्ता जो आपका है, महाधिवक्ता ये राज्य में होता है, तो भैया ये भी गलत दिया है क्योंकि महाधिवक्ता होता है 165 नंबर के तहत होता है ना। तो गड़बड़ सही केवल है ऑप्शन बी नंबर पे। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। बताइएगा कि संविधान की जो अनुसूची 6 है ये किस राज्य में लागू नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन को लॉक किया जाए। तो दोस्तों देखिएगा कि यहाँ पर जो छठी अनुसूची है उसमें असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। कहाँ पर है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जो जनजातीय क्षेत्र है उनके बारे में पृथक व्यवस्था आपकी की गई है। तो इसका मतलब देखा जाए जो मणिपुर आपका है तो मणिपुर में ये आपका जो अनुच्छेद अनुसूची 6 है वो आपकी लागू नहीं होगी। तो ऑप्शन दोस्तों क्या बनेगा, डी नंबर है, राइट हो जाएगा डी नंबर है। यहाँ पर अगर आपसे पूछे मणिपुर से संबंधित 2 क्वेश्चन बता दीजिए, कोई 2 क्वेश्चन, तो आप कहेंगे सर मणिपुर की देखा जाए तो यहाँ पर एक मीठे पानी की झील है, लोकटक झील है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील आपकी है मीठे पानी की। और यहाँ पर केबुल लामजाओ का क्या है, तो आप कहेंगे एक राष्ट्रीय उद्यान भी है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान जो आपका है वो किस प्रकार से है या कहाँ पर होता है। कह रहा है भारतीय संविधान के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो आपकी किस में है। तो दोस्तों देखिए 24 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, ये सर्वोच्च न्यायालय में है। किस में है, तो आपके सर्वोच्च न्यायालय में है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। तदर्थ मतलब ये हो गया एडहोक के आधार पर, एडहोक कमेटी होती है उसके आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। और तदर्थ न्यायाधीश के रूप में केवल उस न्यायाधीश की नियुक्ति होगी जो न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की अर्हता पूरी करता है, अर्थात उसी को ही लिया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट के अर्हता अर्थात योग्यता रखता होगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है, कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है ये आपसे पूछा है। तो आप कहेंगे सर संवैधानिक संस्था में देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से कह रहा है मानव अधिकार, है ना, मानव अधिकार आयोग, राज्य का वित्त आयोग, लोकसभा का सचिव और सचिवालय और केंद्र का वित्त आयोग, सब सही है लेकिन ऑप्शन ए गलत दिया गया मानव अधिकार। याद रखिए जो आपका महाराष्ट्रीय मानव अधिकार है ना, ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत एक स्वायत्त निकाय है ना। तो इसका मतलब है कि ये संवैधानिक निकाय नहीं है, याद रखिएगा ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा। और दोस्तों अगर पूछे कि 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं, आप कहेंगे सर 10 दिसंबर, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों वित्त आयोग जो आपका आएगा किस आर्टिकल में, तो केंद्रीय वित्त आयोग जो आपका होता है कितने में होता है, तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर 280 में आपका उल्लेख किया गया, जो कि बहुत बार पूछा गया है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कैंडिला जो मात्रक है, क्या दिया है, कैंडिला जो मात्रक है ये किसका मात्रक है।
तो कैंडिला होता है ज्योति तीव्रता का, किसका होता है, ज्योति तीव्रता की एसआई यूनिट होती है कैंडिला, नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कह सकते हैं किसी दिशा में किसी प्रकार के स्रोत एकांक घन कोण में उत्सर्जित होने वाली जो ज्योति फ्लक्स की मात्रा होती है उसे हम लोग ज्योति तीव्रता कहते हैं। यहाँ पर जो अगला पॉइंट दिया गया बल है ना, क्या है बल, और बल का मात्रा क्या होता है, आप कहेंगे सर न्यूटन होता है ना। दाब का अगर पूछे क्या होता है तो आप कहेंगे सर पास्कल होता है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, इसका कारण क्या है। मतलब देखे होंगे आप लोग कि जब कभी क्या होते हैं आकाश में बादल छाए रहते हैं, है ना, तो क्या होती है गर्मी महसूस होती है आपको, लेकिन अगर बादल नहीं होते हैं तो भी आपको ठंड महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है, और ऐसा सबके साथ हुआ होगा, सभी लोग जानते हैं इस प्रक्रिया को, तो कोई ऐसा नहीं है कि नए हों और जानते ना हों। उम्मीद है कि ये पॉइंट आप सभी लोग जानते होंगे कि बादल वाली जो रात होती है थोड़ा गर्माहट होती है, लेकिन जो स्वच्छ आप साफ बादल होते हैं उनमें ठंड आपको देखने को मिलती है ना। चलिए 17 का सी होगा तो 17 का सी ही तो बताए होंगे भाई, क्या दूसरा बता दिए क्या भाई। क्वेश्चन नंबर 17 में किसी कमेंट आया कि 17 वाले देख लीजिए, 17 का सी कुछ दूसरा बता दिए थे क्या भाई। 17 का सी देख लीजिए, कोई क्वेश्चन में शायद गड़बड़ी हो गई क्या बताने में, हमें लग रहा है हमने डिस्क्राइब करते समय कुछ ज़्यादा इधर बोल दिए होंगे 17 वाले में। अरे यार 55 ही तो बोले थे, यही तो बोले थे यार। 17 में हमने बोला था कि भैया 1 जुलाई 1955 ही तो बोले थे, 1955 ही बोले, 1955 वाला एक ही ऑप्शन है। क्यों, मतलब फालतू में नौटंकी करेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। देखो 1955 ही बोला था। 19 क्वेश्चन नंबर जो आपका था 17 नंबर में कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो हमने बताया था 1 जुलाई 1955, यही तो बोले थे आपसे। फालतू में देखो कमेंट करोगे तो फिर जानते हो फिर मूड गर्म हो जाएगा, फिर ब्लॉक मारेंगे सीधा, फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, आप कहेंगे सर 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर विकिरण, मतलब जो ऑप्शन आपका सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि स्वच्छ आकाश वाली रात में जो होता है ना, पृथ्वी पर छोड़ी गई जो ऊष्मा होती है वो विकिरण के कारण आकाश में चली जाती है। मतलब जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर होता है वो सीधा आकाश में चला जाता है, वो टकराता तो है नहीं है। जब टकराता नहीं है तो छोड़ी गई ऊष्मा विकिरण के कारण आकाश में चली गई, तो इससे क्या होता है कि आपका वातावरण ठंड हो जाता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि द्रव पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बताइएगा। कह रहा है आपसे कि द्रव पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 ऑप्शन को लॉक किया जाए। तो दोस्तों देखिए, द्रव पदार्थ से गैस में परिवर्तन हो रहा है, क्या है, आपके पास द्रव है और द्रव को गैस परिवर्तन हो रहा है, और जब गैस परिवर्तन हो रहा है तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर बताइएगा। यहाँ पर वाष्पीकरण होता है, क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, याद रखिए वाष्पीकरण आपका जो आंसर है यहाँ पर है राइट हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा, ठीक है ना भाई, क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो कहेंगे इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, क्या होता है, 7 होता है। जो नाइट्रोजन होती है एक आधात होती है ना, और ये आवर्त सारणी में 15 जो समूह 15 है उसका आपका सबसे हल्का तत्व आपका है, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है, बताइएगा कि कोशिका में कौन सी जो पाचन थैली होती है ना, कोशिका में कौन सी पाचन थैली कहलाती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 को ऑप्शन देना है। अब आप बताइएगा 30 को ऑप्शन क्या लॉक किया जाए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर है, लाइसोसोम। क्या होता है, लाइसोसोम होता है, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, लाइसोसोम आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अभय और उभय। अभय क्या होता है, उभय क्या होता है। आप कहेंगे सर अभय मतलब देखा जाए है ना, अभय मतलब देखा जाता है जो डरता नहीं है, अर्थात जो निर्भय होगा, है निर्भय। और उभय मतलब होता है जो कॉमन होता है, कॉमन मतलब हो गया क्या, यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ हवा और अग्नि में क्या होता है, हवा और अग्नि का होता है क्या, तो आप कहेंगे सर अनिल, है ना, क्या होता है, अनिल होता है और अनल होता है, जो कि आपका हमेशा ये पॉइंट पूछा भी जाता है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है। वेरी वेरी एमपी है, कह रहे हैं अनीक कहा जा गया है, अनीक। और अनीक जो कहा जाता है वो किसे कहते हैं, आप कहेंगे सर सेना की पर्यायवाची होती है। किसकी, सेना का पर्यायवाची होता है। सेना की और भी पर्यायवाची होती है, जैसे कटक हो गया,
लश्कर हो गया, वाहिनी हो गया, है ना। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए घोड़ा, और घोड़ा के पर्यवेक्षी तो आपको रटाया है अश्व, तुरंगवाज, ये सब होते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है प्राणदा के लिए अनेक शब्द इनमें से क्या है। प्राणदा के लिए अनेक शब्द आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन को लॉक किया जाए। प्राणदा मतलब होता है जीवन देने वाली दवा, ठीक है, जीवन देने वाली जो दवा होती है उसे प्राणदा कहते हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अयादी संधि इनमें से कौन सी है। यहाँ पर जवाब देना है अयादी संधि इनमें से कौन सी है, यहाँ पर जवाब देना है अयादी संधि। चलिए जवाब दीजिएगा। वीडियो को भी लाइक शेयर करते हुए चलेंगे साथियों। जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं, बाद में जुड़े हैं, शायद किसी को याद भी ना रहा हो, है ना, जल्दीबाजी में कमेंट कर भी रहे हों, तो जो बाद में जुड़े हैं या पहले जुड़े रहे हैं, है ना, और याद आ गया है तो भाई एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक से जरूर करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दिया है अयादी संधि, और अगर आपसे पूछे अयादी संधि है किसमें, तो सिंपल सी बात अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका डी नंबर दिया है, नौ धन इक, है ना, वो दिन नौ धन इक मतलब नाविक, नाविक जो आपका दिया है नाविक, ये आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे तथा धनेव तथैव, तो इसमें से आय की मात्रा हो गई, और जब आय की मात्रा होती तो उसमें से वृद्धि संधि होती है, क्या होती है, वृद्धि संधि होती है। यहाँ पर दिया है अपधन जा अपज, ये अब्ज हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। उत्धन हो उद्योग, उद्योग में भी व्यंजन संधि हो जाएगा, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपका डी नंबर है, इसमें अयादी संधि है। अगला दिया गया है भील का स्त्रीलिंग क्या होता है। भील का स्त्रीलिंग क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन को लॉक किया जाए। आप कहेंगे सर भील का होता है भीलनी, क्या होता है भीलनी, और भीलनी कहाँ पर है, ये है ऑप्शन बी नंबर, भीलनी आपका जवाब है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का प्रथम 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया है। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा मिलेगा, और साथ में दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं कि हमने आपको करंट अफेयर इतनी ज़्यादा पढ़ाया है कि चाहे कोई मॉडल पेपर उठा के देखिए, आपको वही करंट अफेयर आपको मिलेंगे जो हमने आपको पढ़ाया है ना। यहाँ पर इसलिए कहते हैं डेली क्लास लीजिए, करंट अफेयर तो आपको छोड़ना ही नहीं, क्योंकि करंट अफेयर आपके 10 नंबर के पूछे जाने हैं, है ना। तो चलिए बताइएगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का प्रथम 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया है। तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, ये है आपका ए नंबर मोढेरा। मोढेरा जो पड़ता है आपके गुजरात में, देखा जाए 3900 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का शिलान्यास यहाँ पर किया है। तो जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 18 जून 2023 को इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हुए बैडमिंटन टूर्नामेंट के सुपर 1000 वर्ग का पुरुष डबल्स खिताब जीतकर किन दो खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया है। दोस्तों ये जो आपके खिलाड़ी हैं इनका नाम है क्या, तो साल्विक रेड्डी और चिराग शेट्टी, है ना। कौन है भैया, ये हैं आपके सात्विक रेड्डी और चिराग शेट्टी हैं, जिन्होंने दोस्तों पुरुष डबल्स खिताब जीतकर इन्होंने इतिहास रचा है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। और ये कहाँ आयोजित हुए थे, तो इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हुए थे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किस संस्था के द्वारा विज्ञान विदुषी 2023 कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य है कि डायरेक्टर स्तर पर भौतिकी के क्षेत्र में लिंग संतुलन प्राप्त करना, ये प्रारंभ किया गया है। ये जो आपका प्रारंभ किया गया है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा HBCSE अर्थात होमी भाभा सेंटर ऑफ साइंस एजुकेशन के द्वारा ये आपकी शुरुआत की गई है ना, ताकि जो आपका लिंग संतुलन है इसको प्राप्त किया जा सके। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन प्रारंभ किया है। देख सकते हैं कि 1000, है ना, क्या है 1000 करोड़ की लागत से ये नंद बाबा दुग्ध मिशन कार्यक्रम शुरू किया गया है। और 54 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये हैं आपके कौन, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए यहाँ पर देखिए इस कार्य में देखा जाए महिलाओं की भूमिका ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन पर देश की प्रथम अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता थी, जिनका 7 जून 2023 को निधन हो गया है। देखिए 55 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन पर देश की प्रथम अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता, अर्थात ये थी अपने देश की ऐसी महिला जो देखा जाए तो इंग्लिश में क्या करते थे, ये अंग्रेजी में जो समाचार प्रस्तुत करती थी। इनका नाम है यहाँ पर गीतांजलि अय्यर है, इनका निधन हो चुका है दोस्तों, याद रखिएगा। जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका नंबर है, राइट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिए इन्हें 4 बार सर्वश्रेष्ठ एंकर से सम्मानित किया जा चुका है।
यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत सरकार ने निम्न में से किसकी अध्यक्षता में मणिपुर राज्य में हुई हिंसक घटनाओं की जांच हेतु एक आयोग का गठन किया गया है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है दोस्तों। देखिए अभी मणिपुर में जो आपकी हिंसक घटना हुई थी और उसमें से जांच हेतु एक आयोग का गठन किया गया था, है ना। तो बताइएगा किसकी अध्यक्षता में। यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भैया 56 को ऑप्शन लॉक करना है और यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा राइट क्या हो जाएगा। चलिए इनमें से कोई ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए मणिपुर मामले की अजय लामा के साथ, ठीक है ना। याद रखिए इसका जो आंसर बनेगा 56 नंबर में वो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, अजय लामा के साथ आपका ये हुआ है, ठीक है। अजय लामा के साथ ये आपका हिमांशु शेखर भी आपके रहे हैं, है ना। और इसमें देखा जाए न्यायमूर्ति गीता मित्तल भी आपकी थी, ठीक है। न्यायमूर्ति गीता मित्तल भी आपकी थी दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आपका इसका है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर वैसे शुद्ध देखा जाए तो न्यायमूर्ति गीता मित्तल इसमें से आपकी थी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री स्टीव हैके के वार्षिक दुखद सूचकांक 2022 में किस देश को सर्वाधिक दुखी या दयनीय माना गया है। सबसे ज्यादा दुखी है कौन इनमें से। सबसे ज्यादा दुखी दोस्तों जो आपका जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका है डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस देश में 19 से 21 मई 2023 के मध्य 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। दोस्तों याद रखिए आपका ये किया गया है जापान में। कहाँ पर किया गया है, आपकी जापान में यहाँ पर किया गया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। और कहाँ पर, हिरोशिमा में किया गया है, हिरोशिमा में। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस व्यक्ति को भारत तथा फ्रांस के देश के मध्य व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए योगदान हेतु फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डी ला लीजल डिऑनर से नवाजा गया है। दोस्तों ये नवाजा गया है एन चंद्रशेखरन को। ऑप्शन बनेगा सी नंबर, एन चंद्रशेखरन को नवाजा गया है आपके फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के चुनार बलुआ पत्थर को भौगोलिक संकेत यहाँ पर दिया गया है। आप कहेंगे सर चुनार शब्द से पता चल गया है कि नहीं, ये जो होगा उत्तर प्रदेश का ही होगा, है ना। क्या होगा, उत्तर प्रदेश। इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है। पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है, ये पुस्तक जो लिखा है वो किसने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 61 को ऑप्शन लॉक किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 जो आपका है यहाँ पर राइट हो जाएगा बी नंबर है। ये दोस्तों स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के द्वारा इनके भाषाओं का वर्णन देखने को मिलता है। यहाँ पर देखा जाए इनके गुरु का नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जिनके नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, UNFCCC का जो अर्थ होता है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। इसका आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है। और दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। बताइएगा कि हंगरी की जो राष्ट्रीय मुद्रा है इनमें से वो राइट क्या हो जाएगा। हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा पूछा गया है। अब आप कहिएगा सर हंगरी की मुद्रा क्या है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए भाई जल्दी से बताइएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, हंगरी की मुद्रा का नाम क्या है। चलिए ये यूरोप देश में है, ठीक है। हंगरी जो आपका है यूरोपीय स्थल में जो स्थल रुद्ध देश आपका है और इसकी राजधानी है बुडापेस्ट। क्या है, बुडापेस्ट है। लेकिन आपसे पूछा है कि भैया इसकी मुद्रा क्या है, तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ए नंबर, हंगेरियन फोरिंग। क्या नाम है, हंगेरियन फोरिंट नाम है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो राजधानी है वो क्या है, तो आप कहेंगे इसकी राजधानी है बुडापेस्ट है। क्या है, बुडापेस्ट है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। संगाई महोत्सव जो आपका है ये कहाँ पर किया जाता है, संगाई महोत्सव। तो दोस्तों ये किया जाता है आपके कहाँ पर, मणिपुर में। ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, मणिपुर दोस्तों आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। जो हर साल देखा जाए तो 21 नवंबर से 30 नवंबर तक ये मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और ये जो आयोजन होता है मणिपुर पर्यटन विभाग के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो मनाते हैं वो आपके कब मनाते हैं। दोस्तों आपका 65 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर सी नंबर है, 1 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं, तो आप कहेंगे सर 1 मई को मनाया जाता है, जो आपका यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे, जो कि आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा भी गया है। जवाब दीजिएगा
कि लोकसभा के प्रथम जो अध्यक्ष या स्पीकर थे इनमें से कौन थे? आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका है बी नंबर है, यहाँ पर जो आपके दिया है गणेश मावलंकर। क्या है? गणेश मावलंकर जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर बन जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि भैया भारत के सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो साझा करता है वो किसके साथ करता है? यहाँ पर जवाब ऑप्शन को लॉक किया जाए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कितने लोगों का जवाब आ सकता है। आप कहेंगे सर बांग्लादेश, इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन जो आपका ए नंबर है बांग्लादेश, बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य लगते हैं, है ना। बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा होती है। तो आप कहेंगे सर कौन सा है? तो आप कहेंगे सबसे पहले देखा जाए असम से आपकी लगती है, फिर इसके बाद आपका पश्चिम बंगाल से हो जाएगा, है ना, पश्चिम बंगाल से लगती है, फिर आपका मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, है ना। तो इस प्रकार से हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य इनमें से कौन सा है? तो भारत में 29वां राज्य जो है इनमें से वो आपका कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर नोट करिएगा, आपका जवाब हो जाएगा इनमें से क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए भाई। यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना राज्य आपका बनाया गया था, है ना। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो ये तेलुगु भाषियों की भूमि कहा जाता है, तेलुगु भाषियों की भूमि है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बताइएगा कि जो वॉलीबॉल है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है। यहाँ पर आंसर है राइट क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देना है। तो आप कहेंगे सर वॉलीबॉल तो आपके पड़ोसी का है, पड़ोसी जो आपका है नेपाल है, तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल, दोस्तों याद रखिएगा, है ना। देखा जाए तो वॉलीबॉल को 2017 में नेपाल का राष्ट्रीय खेल बनाया गया था। कब? 2017 में ये खेल आपका बनाया गया था इनका, ठीक है ना। और दोस्तों भारत का क्या है? तो आप जानते हैं भारत का क्या है, हॉकी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या होती है? अब आप कहिए कि सर लोकसभा की अगर बात करते हैं तो लोकसभा में याद रखिएगा न्यूनतम आयु होती है कितनी? आप कहेंगे 25 वर्ष होती है। अगर आपसे पूछे मतदान करने की जो आयु होती है वो कितनी होती है? 18 वर्ष होती है ना। यहाँ पर आपसे पूछे विधायक बनने के लिए, तो विधायक बनने के लिए भी कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्र बनने के लिए 35 वर्ष होती है, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष होती है, ठीक है ना। और अगर आपको प्रधान बनना है तो आपको 21 वर्ष की उम्र होनी आवश्यक होती है। अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट आपसे अगला दिया गया है। अच्छा, आपका अगला पॉइंट तो इसी में आ गया है। अब क्या दिक्कत है? आपको तो सब कुछ मिल जाएगा, है ना। अब आपको क्या करना है? ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? बस ध्यान से सुनना है। और साथ साथ यहाँ पर जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लोग वीडियो को लाइक करते चलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आज की क्लास यहाँ पर लास्ट में होने वाली है। तो दोस्तों देखिए, प्रमुख सदस्य और उनके न्यूनतम आयु। तो आप कहेंगे सर अभी अभी आपने पॉइंट पढ़ाया मॉडल पेपर में कि लोकसभा के सदस्यों की जो आयु होती है बनने के लिए 25 वर्ष होती है। राज्यसभा के लिए कितनी होती है? आप कहेंगे 37 वर्ष होती है। यहाँ पर विधानसभा के पूछे तो आप कहेंगे विधायक बनने के लिए क्या होती है? तो भैया विधायक बनने के लिए क्या होता है? यहाँ पर 25 वर्ष होती है ना। क्लियर है? चलिए, यहाँ पर दिया है विधान परिषद में आपका क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 30 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पर दिया है मुखिया, तो भैया मुखिया दिया है तो मुखिया क्या हो जाएगा? मुखिया बनने के लिए अर्थात प्रधान बनने के लिए 21 वर्ष होता है। सरपंच बनने के लिए आपका कितना होता है? 21 वर्ष होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए कितना होता है? 35 वर्ष होता है। राज्यपाल बनने के लिए कितना होता है? तो आप कहेंगे सर राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितना होता है? 35 वर्ष होता है ना। और प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या होता है? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या होता है? 25 वर्ष होता है। मुख्यमंत्री बनने के लिए कितना होता है? 25 वर्ष होता है। और अगर समय से जॉब ना मिले तो, अगर समय से जॉब ना मिले लड़कों को तो भैया ठेला लगाने की यहाँ पर योग्यता बन जाती है, ठीक है। इसलिए कहते हैं पढ़ाई किया करें। अगर समय से जॉब नहीं मिलेगी, आप 37 साल या 38 साल या 40 साल के हो जाएंगे तो बाद में क्या होगा कि आजकल ट्रेंडिंग में फुल्की ही चलती है पानी वाली, जो कि दिन में 1000 रुपये तो कमाई लेता होगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आइएगा। कह रहा है भारत की प्रमुख गुफाएं कहाँ पर हैं? आप कहेंगे सर भारत की गुफाएं जो आपकी हैं यहाँ पर देखिए अजंता की गुफाएं हर बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। अजंता की गुफाएं आप कहेंगे ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अगर पूछे अमरनाथ की गुफा कहाँ पर तो आप कहेंगे अनंतनाग जो कि आपकी कश्मीर में है। अगर आप पूछे एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है तो आप कहेंगे मुंबई महाराष्ट्र में है। अगर पूछे एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है तो आप कहेंगे औरंगा महाराष्ट्र में है। भीमबेटका की जो चट्टानी गुफाएं वो आपके कहाँ पर? रायसेन मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर बुर्रा की गुफाएं कहाँ पर है? आपके विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। बादामी की गुफाएं कहाँ पर है? तो बादामी की गुफाएं आपके याद रखिएगा कर्नाटक में मिलेंगी। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं आपके उड़ीसा में हैं। उदयगिरी की गुफाएं आपके विदिशा आपके हैं। और आपका सुमर गुफाएं आपके राजगीर बिहार में हैं। कुटुम्बसार गुफाएं आपके बस्तर जिले में हैं। पांडुलिपि लेनी गुफाएं आपके नासिक में हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ आपके मीनार हैं
जैसे आपसे पूछेगा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, क्या पूछेगा कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, आप कहेंगे सर बम्बई में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर मुंबई में है। अगर पूछे इंडिया गेट कहाँ है, तो आप कहेंगे नई दिल्ली में है। अगर पूछे बुलंद दरवाजा कहाँ पर है, तो आप कहेंगे बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। यहाँ पर रूमी दरवाजा कहाँ पर है, तो रूमी दरवाजा जो है वो आपके लखनऊ में है ना, क्लियर है। और अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि चार मीनार कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर चार मीनार जो आपका है मीनार ये आपके कहाँ पर है, हैदराबाद में है। कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है आपके, तो आपके चित्तौड़गढ़ में है। जय स्तंभ जो आपका है चित्तौड़गढ़ में है। कुतुब मीनार कहाँ पर है आपके, नई दिल्ली में है। हिलती हुई मीनारें जो आपकी हैं, हिलती हुई जो मीनारें हैं वो आपकी कहाँ पर है, तो आप कहेंगे यहाँ पर अहमदाबाद में है। बशीर मस्जिद अहमदाबाद में है। जिन्ना मीनार आपकी गुंटूर जो कि आपके आंध्र प्रदेश में है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ योजनाएं हैं जो कि आपको पढ़ना है। यहाँ पर देखिए कि प्रधानमंत्री जनधन योजना जो शुरू हुई थी, बहुत आईएमपी पॉइंट आपका है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना ये 28 अगस्त 2014 को यहाँ पर शुरुआत हुई थी, 28 अगस्त 2014। यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं तो स्वच्छ भारत मिशन शुरुआत हुई थी 2014 में, वो भी 2 अक्टूबर से। यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट हुआ था 25 दिसंबर 2014 से। अगला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो शुरुआत हुआ था याद रखिएगा 22 जनवरी 2015 से। अगर हम आपसे पूछे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ से शुरुआत हुई थी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आप बताइएगा आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे पानीपत हरियाणा से शुरुआत हुई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगला है अटल पेंशन योजना, तो आपकी 2015 से शुरुआत हुई थी 9 मई को। डीडी किसान चैनल जो शुरुआत हुआ था ये 26 मई 2015 को शुरुआत हुई थी। स्मार्ट सिटी परियोजना, स्मार्ट सिटी परियोजना ये 25 जून 2015 को स्टार्ट हुई थी। प्रधानमंत्री अटल आवास योजना, तो प्रधानमंत्री अटल आवास योजना शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री आवास योजना ये दोस्तों 25 जून 2015 को शुरुआत हुई थी। डिजिटल इंडिया दोस्तों याद रखिए, डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 से शुरुआत हुई थी। अगला दिया गया है स्टैंड अप ऑफ इंडिया, स्टैंड अप इंडिया ये 5 अप्रैल 2016 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को। आयुष्मान भारत योजना 1 अप्रैल 2018 को। और स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को शुरुआत यहाँ पर हुई थी, है ना। और यहाँ पर जो आपके अगले संगठन दिए गए हैं, संगठन यहाँ पर पढ़ लेते हैं, क्योंकि संगठन से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है ना। यहाँ पर दिया गया है नीति आयोग। दोस्तों बताइएगा नीति आयोग जो आपका है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप कहेंगे सर इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और अगर आपसे ये पूछ लेता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप कहेंगे नई दिल्ली में है। सेबी जो आपका दिया सेबी, और सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को। और इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है, आपके मुंबई में है ना। यहाँ पर दोस्तों इरडा शब्द सुने होंगे, इरडा ये 1999 में आया था और हैदराबाद इसका मुख्यालय है। यहाँ पर ट्राई दिया है, हम पढ़ते हैं मुख्य पॉइंट जो कि आपका नाबार्ड है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था और मुंबई में आपका इसका हेडक्वार्टर है। सिडबी की अगर बात करते हैं, सिडबी और सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आपके लखनऊ में है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं, पॉइंट आपसे दिया है एग्जिम बैंक, कौन है यहाँ पर दोस्तों, एग्जिम बैंक। और एग्जिम बैंक की अगर बात करते हैं तो 1 जनवरी 1982 स्थापना हुई थी और मुंबई इसका क्या है, मुख्यालय है। LIC की अगर पूछे कि स्थापना कब हुई थी, तो 1956 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, आपके मुंबई में है, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर दिया गया है कि इसरो का भैया स्थापना 1969 में हुई थी, 15 अगस्त 1969 को। और बेंगलुरु क्या है इसका, तो आपका हेडक्वार्टर है। यहाँ पर बार्क है ना, बार्क का जो कि 3 जनवरी 1954 को हुआ था, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। डीआरडीओ की स्थापना पूछे तो आप कहेंगे सर डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है ना। यहाँ पर दोस्तों BCCI और BCCI दोस्तों यहाँ पर दिसंबर 1928 में और मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। फिक्की जो कि आपका 1927 में। और इसके बाद जो आपके अगले पॉइंट हैं वो पॉइंट आपके अगले हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, अर्थात कल पढ़ेंगे, क्लियर है। यहाँ पर जो आपका बच्चा हुआ है कल पढ़ेंगे। और जो हमने पढ़ाया है ये आपको मिलेगा कहाँ पर है, ये मिलेगा आपको दोस्तों हमारे टेलीग्राम है, देव जी के ट्रिक है, देव जी के ट्रिक टेलीग्राम है, वहाँ पर आप